हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी सेकंड क्लास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जो आपकी कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेकंड यूनिट है उसमें। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने उसको, एक स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब हम स्टार्टिंग करते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, अणु सूत्र समान होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कहा अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा है वीडियो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने क्या कहा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से क्या मतलब था? जो भी कोई अणु है उसके अंदर परमाणुओं के बंधन का जो क्रम है उसी को हमने क्या कहा था? संरचनात्मक सूत्र कहा था। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ये अगर डिफरेंट होता है तो हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में उसको डाला था और उसके हमने डिफरेंट 6 टाइप्स पढ़े थे। वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास की जो थी अपनी वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखें। और मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि आप लोग इसको लिखिएगा जरूर। ऐसा नहीं है आप लोग सिर्फ देख देख के पढ़ते रहें। आप जो भी कोई क्लास देखते हैं उसको प्रॉपर लिखें, क्योंकि वरना आपका जितनी देर आप देखते हैं वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक तरीके से लिखते हैं हैंड रिटन, अगर कोई हमारे पास होता है तो हम उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं लिखते, केवल उसको सुन लेते हैं, तो वो उस टाइम पे हमें लगेगा समझ में आ गया है, लेकिन अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो हमें याद नहीं रहता। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, अगर वीडियो से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसको लिखिए जरूर। लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चाहे आप अपने कोई दूसरे और नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप देखते हैं, ये मेरी आपको एडवाइस है कि आपको लिखना जरूर है। ठीक है बच्चे, क्योंकि आजकल बच्चों को लिखने में बहुत जोर आता है, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग साथ के साथ लिखिए। ठीक है, चलिए पढ़ो। अब हम लोग इसको कर रहे हैं सेकंड जो हमारा पार्ट था आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक, मतलब हो सकता है हमारे सामने एक से ज्यादा कंपाउंड्स रखे हुए हो जिन्हें हमें कंपेयर करना हो क्या ये स्टीरियो आइसोमर्स है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, ठीक है, जिनके अणु सूत्र और संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट था, तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उन्हें कहा था। लेकिन यहाँ पे अणु सूत्र और संरचनात्मक सूत्र दोनों ही सेम है। आगे अणु में परमाणुओं की त्रिविमीय या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। क्या कहा? कोई भी एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर परमाणु या समूह लगे हुए होंगे, उन परमाणुओं की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, मतलब उसके चारों ओर का जो परमाणु होते हैं जुड़े हुए होते हैं, वो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवी कहते हैं, और यह परिघटना त्रिविमीय समावयवता कहलाती है। ठीक है, त्रिविम समावयवता। Those compounds having same molecular formula and structural formula but different spatial arrangement of atoms. एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है, या हम कह सकते हैं 3D अरेंजमेंट जो होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना। अराउंड द स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होता है इसको हम आगे बताएंगे। यहाँ मैंने नहीं लिखा है, एक सिंपल मैंने अणु लिख दिया है यहाँ पे। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी केवल आप इतना से समझ लीजिए, कोई भी कार्बन हो सकता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उस कार्बन के चारों ओर जो समूह या परमाणु लगे हुए हैं वो अलग अलग तरीके से लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको समझाऊं एक एग्जाम्पल से, जैसे ये कार्बन COOH CH3 OH और यहाँ पे ये H। ठीक है, ये इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं तो कैसा दिखाई देगा? इसका जो मिरर इमेज होगा वो ये है। इससे हम समझ सकते हैं ये। ठीक है। अब हम इन दोनों को देखेंगे तो कार्बन जो है ये, इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर कह सकते हैं, त्रिविमजीनी केंद्र कह सकते हैं। ठीक है ना। अभी फिलहाल बस इतना मान लो, एक
कोई अणु है जिसके अंदर परमाणु की हमें व्यवस्था देखनी है, अरेंजमेंट देखना है, ठीक है। ये एक कार्बन जिसके चारों ओर ये परमाणु जुड़े हुए हैं या समूह जुड़े हुए हैं, परमाणु तो केवल ये है, बाकी ये समूह जुड़े हुए हैं। ये क्या है, चारों के चारों यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करोगे तो अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, जबकि यहाँ पे किस तरफ है, राइट हैंड साइड। तो ये अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, 3D अरेंजमेंट ही चेंज हो गया अराउंड द कायरल कार्बन, ठीक है ना, या स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर इस तरीके का कोई आइसोमर्स है आपके सामने, कोई दो कंपाउंड्स हैं, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, त्रिविम समवायवी कह सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाऊं, मॉडल तो नहीं है पर हम इससे समझ सकते हैं। देखिए ये जो पिंक वाला पेन है आप लोगों का, पिंक वाला जो कलर है, ये ऊपर की तरफ है, ये जो है या इस तरीके से, ये पर्पल और ये ग्रीन, ठीक है। आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हो। अब जब आप इसको देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये ऐसे दिखाऊं आपको, तो आप लोग देख सकते हो कि जो ब्राउन वाला कलर है अब आपको किस साइड दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है। पहले ही आपको किस तरफ दिखाई दे रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा था। तो ये स्पेस के अंदर इसकी वो चेंज हो रही है ना, इसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। पहले किसी और डायरेक्शन में है, फिर दूसरे किसी फॉर्म के अंदर दूसरी डायरेक्शन में है। तो बस थोड़ा सा रोटेट कर देने से ही इसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। कौन सा अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई आइसोमर्स होते हैं जिनका 3D अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, तो हम उसे किस कैटेगरी में डालते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है ना। त्रिविम समवायवी कहते हैं हम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हैं, बट उनका 3D अरेंजमेंट जो होता है किसी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर के चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अणु सूत्र और संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणुओं का जो व्यवस्था है, त्रिविमीय व्यवस्था कह दे या आकाशीय व्यवस्था कह दे, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिविम समवायवी कहते हैं, ठीक है ना। और ये परिघटना क्या कहलाती है, त्रिविम समवायवता कहलाती है, ठीक है ना। आगे हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो किस बेसिस पे डिवाइड किया है, किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो आगे अब हम देखते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आगे हमने इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने इनको किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको डिवाइड क्यों किया है, ठीक है ना। क्या हुआ कि कोई भी दो कंपाउंड्स, कोई भी दो आइसोमर्स थे, अगर वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, अंतः परिवर्तित अगर वो हो सकते हैं, तो हमने देखा कि अगर हो रहे हैं अंतर परिवर्तित, और एक दूसरी कंडीशन थी कि नहीं हो रहे अंतर परिवर्तित। ये दो तरीके के कंपाउंड्स देखे गए कि कुछ कंपाउंड्स से जो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही एक फॉर्म से, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर के अंदर चेंज हो रहे थे रोटेशन के थ्रू, लेकिन कुछ आइसोमर्स ऐसे थे जो रूम टेम्परेचर के ऊपर इंटर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं तो मतलब उनको इंटर कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू कम है, और जो इंटर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं मतलब उनको इंटर कन्वर्जन के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इंटर कन्वर्जन जो होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी अभी, लेकिन हम ये देख लेते हैं पहले कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है। देखिए क्या कहा मैंने, रूम टेम्परेचर के ऊपर इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कमरे के तापमान पर अंतः परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो था वो क्या है, कन्फर्मेशनल देखिए हमने किस बेसिस पे क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कमरे के ताप पर अंतः परिवर्तन के आधार पर। अगर रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और वो इंटर कन्वर्जन जो होता है अराउंड द सिंगल बॉन्ड होता है, कि आप लोग समझ सकते हो कि सिंगल बॉन्ड, जैसे कि ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये दो ऑर्बिटल्स के लोब ने ओवरलैपिंग करके एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है, एक्सल ओवरलैपिंग से। तो वो सब हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, हम सिंपल से एक बात बता रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के एक तरफ एक एटम है, दूसरी तरफ दूसरा एटम है, ठीक है। अब अगर ये वाला एटम इस तरीके से रोटेट होता है इस सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ ऐसे,
ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये एक क्या है, एटम है। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, मॉडल है नहीं तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जुगाड़ करके। देखिए, ये कोई पेपर जो है क्या है, एक एटम मान लो और ये सिग्मा बॉन्ड मान लो। ठीक, अब ये एटम अगर चाहे तो इस तरीके से रोटेट हो सकता है। ठीक है, आराम से रोटेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। आप इस तरीके से देखते हैं तो ये आगे वाला भी रोटेट हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से रोटेट हो रहा है। ये दूसरा वाला एटम अगर रोटेट होना चाहे तो ये भी आराम से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रोटेशन के थ्रू ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मान लो, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल और दूं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि ये समझाने के लिए कि कोई भी दो आइसोमर्स जो रूम टेम्परेचर के ऊपर थ्रू रोटेशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए, ये आप लोग इसको देख सकते हो, यहाँ पे ये एक एटम है। ठीक है, सेंटर में आप एक एटम समझ लीजिए, ये एक कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये दूसरा, एक इस तरफ तीसरा। ठीक है, चौथा ये सिग्मा बॉन्ड हो ही गया, फिर इस तरीके से पीछे भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ए के पीछे जस्ट ए है, बी के जस्ट पीछे बी, सी के पीछे जस्ट सी। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है ना, अब अगर मान लीजिए आपके सामने एक दूसरी फॉर्म है, ये वाली, जिसमें अब क्या हो गया, ये जो था नीचे वाला, ये इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये वाला आ गया। तो मैंने इसको चेंज कैसे किया, केवल एक रोटेशन करके। अगर मैं चाहूं इस वाले को वापस से इसमें कन्वर्ट करना, तो मैं बस इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करूंगी, ऐसे, तो ये दोनों वापस से वैसे के वैसे हो गए। तो थ्रू सिग्मा बॉन्ड क्या हो सकता है, इंटर कन्वर्जन हो सकता है, जो भी कोई दो आइसोमर्स होते हैं उनका आपस में। तो ये जो इंटर कन्वर्जन होता है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही होता है और बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर थ्रू रोटेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इंटर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होना ही क्या है, इंटर कन्वर्जन है। ठीक है, अंतः परिवर्तन का क्या मतलब है, एक आइसोमर रोटेशन के थ्रू घूमकर दूसरा वाले के जैसा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कोई भी दो आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर अंतः परिवर्तित नहीं होते रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना, कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए, जैसे कि आपके सामने ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, COOH कार्बन CH3, COOH कार्बन CH3। ये तो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, लेकिन इस कार्बन पे अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड पे कौन है, OH, और लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है, H। इस वाली फॉर्म, इस कंपाउंड में देखेंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड पे OH है, जबकि राइट हैंड साइड पर कौन है, H है। तो अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, कि ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। हम इसमें रोटेशन के थ्रू इस फॉर्म को इसमें या इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें इंटर कन्वर्जन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये OH है, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्म बने तो हमें इसको यहाँ से तोड़ के और यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इस H को तोड़ के यहाँ से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी ये वाली फॉर्म हो सकती है। ठीक है ना, ये किसी भी तरीके से रोटेट नहीं हो सकते। बीच में जो कार्बन आ रहा है उस वजह से ये बॉन्ड जो होते हैं दोनों, ये रोटेट नहीं हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई भी दो आइसोमर्स जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर इंटर कन्वर्जन के थ्रू मतलब चेंज नहीं होते हैं, तो हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आ रही बात समझ में जो मैं कह रही हूँ। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स के अंदर हम जो भी कोई दो आइसोमर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अगर उनको इंटर कन्वर्ट करना है तो हमें बॉन्ड को तोड़ना या बनाना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है। अदरवाइज रूम टेम्परेचर के ऊपर रोटेशन के थ्रू वो इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। आ गई बात समझ में, बेसिक जो थी। अब इसी से रिलेटेड थोड़े से हम अच्छे से और डिटेल में देखते हैं। देखिए, कन्फर्मेशनल एंड सेकेंड इज कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, इसके अंदर कन्फर्मेशनल के अंदर क्या है, मैंने आपसे कहा था
कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो अवेलेबल एनर्जी होती है, अगर वो एनर्जी इंटर कन्वर्जन के लिए सफिशिएंट है तब तो अंतः परिवर्तित हो जाते हैं समावयवी, और अगर अंतर परिवर्तन के लिए ऊर्जा जो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इंटर कन्वर्ट नहीं होते। अंतः परिवर्तित को इंग्लिश में कहते हैं इंटर कन्वर्जन। हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं दोनों टर्म्स यहाँ पे लिख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही इंग्लिश की टर्म्स लिख सकते हैं, आप हिंदी मीडियम वाले भी साथ में ब्रैकेट में कोशिश किया कीजिए कि जो टर्म्स है वो इंग्लिश की भी साथ में लिखा करो। जैसे कि आपने यहाँ पे सरूपी समावयवता लिखा होगा तो साथ में आपको कन्फर्मेशनल भी लिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रही कि आपको रटनी है इंग्लिश की टर्म्स भी, लेकिन आप लोगों को साथ में लिखनी चाहिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो आपके माइंड में रहेंगी। तो अगर आप लोग एमएससी करते हैं या कोई भी हायर स्टडी आप करते हैं तो आगे आपको इंग्लिश मीडियम की बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें टर्मिनोलॉजी आती है तो सेंटेंस तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें टर्मिनोलॉजी ही नहीं आती होगी तो हमें बहुत दिक्कत आती है। फिर हमें पहले फिर टर्म पढ़नी पड़ती हैं, फिर तब जाके। तो चाहे आप आगे स्टडी करें या ना करें, क्या दिक्कत है अगर हम साथ के साथ उसको थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। रटना नहीं है, केवल साथ में लिखना है। माइंड में कहीं ना कहीं अटक जाती है वो, ठीक है ना। तो बस इतना काम करिएगा, साथ में ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा इंग्लिश की टर्म्स भी, ठीक है ना। कन्फर्मेशनल में क्या बताया मैंने आपको कि कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर समावयवी जो होते हैं वो एकल बंध के घूर्णन द्वारा आपस में अंतः परिवर्तित हो जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये बीच में एक एटम है, एक ये इधर वैलेंसी, एक ये इधर वैलेंसी। हम ये मान के चल रहे हैं बीच में कौन है, कार्बन है, ठीक है ना। तो ये कार्बन के ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड ये वाला है। ये चौथा बॉन्ड को तो मैंने पकड़ लिया, ये नहीं हिलेगा। बाकी ये तीनों बॉन्ड इस तरीके से रोटेट हो सकते हैं, आगे वाले भी घूम सकते हैं, पीछे वाले भी घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दो फॉर्म्स हैं आपके सामने, अगर एक फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म ये वाली है, ठीक है ना, तो अगर मैं इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना चाहूँ, मैंने अभी लास्ट जो था आपका बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल बनाया था वो आपको मैंने समझाया था कि किस तरीके से वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से वो दोनों तो एक ही कंपाउंड है ना। तो हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो रोटेशन के थ्रू वापस से उसी पहले वाले के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हम इन्हें दो अलग फॉर्म के अंदर आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग करने को ही क्या कहते हैं, विलगित करना, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं कर सकते। आप लोग खुद ही सोचिए ना कि दो कोई फॉर्म्स है, ठीक है ना। ऐसे आप समझ सकते हो कि दो घर हैं आप लोगों के, ठीक है ना। एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन है। आप कभी नीचे रहते हैं, कभी ऊपर से जाते हैं, नीचे रहते हैं, ऊपर से जाते हैं। इतना फास्ट जाते हैं कि अगर कोई आएगा तो उसे नहीं समझ में आएगा कि वो नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। तो एक जस्ट ऐसे एग्जाम्पल था। तो एक इसको हम ये से समझ सकते हैं कि एक आइसोमर फॉर्म से दूसरी आइसोमर के अंदर ये इंटर कन्वर्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहे हैं। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो अवेलेबल एनर्जी है, जो उपलब्ध ऊर्जा है, वो कितनी है। वो वैसे तो इंटर कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 60 किलो जूल से कम चाहिए, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आसानी से हमें मिल जाती है, ठीक है। इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्फिगरेशनल, जस्ट इसका अपोजिट है। देखिए कि कमरे के तापमान पे हम इसे घूर्णन के द्वारा, मतलब रोटेशन के थ्रू, घूर्णन मतलब होता है रोटेशन के थ्रू, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अंतर परिवर्तित हो जाते हैं ये, जबकि यहाँ पे ये अंतर परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर हमें अंतर परिवर्तित करना है, इन्हें अंतर परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बंध को तोड़ना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो टूटेंगे फिर जुड़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ देख सकते हैं उसको, फिर से यहाँ देख लीजिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये COOH लिखा है, ये CH3HOH, दूसरा कंपाउंड था COOH, CH3H और OH। मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस वाली फॉर्म के अंदर ये वाला बने तो हमें COOH को यहाँ से तोड़ के इस तरफ लगाना होगा और इस H को तोड़ के यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप लोगों ने ये दो बॉन्ड्स को तो फिक्स कर दिया,
और 2 को आपने तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें ये देखना हो कि क्या ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है या नहीं, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जब आगे पढ़ लेंगे तो उसके बाद तो आप आराम से बता सकते हैं। मान लीजिए आज ही आपसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपको आज ही सोचना हो कि ये कन्फर्मेशनल है या कॉन्फिगरेशनल है, तो आप कैसे देख सकते हो कि अगर इंटर कन्वर्जन के थ्रू अगर उसको सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर दिया जाए तो वो उसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हो रहा है तो कन्फर्मेशनल, और कॉन्फिगरेशनल मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 बॉन्ड को तो फिक्स कर दिया और 2 को तोड़ के हमने वापस बना दिया। अगर ऐसा करना पड़ रहा है इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर के ऊपर इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे, कमरे के तापमान पर अंतः परिवर्तित नहीं होंगे, तो रूम टेम्परेचर पर अलग अलग फॉर्म के अंदर रहेंगे, अलग अलग समावयवी के रूप में रहेंगे। तो इन दोनों को, मान इन्हीं की बात कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर अलग करना चाहें, मतलब एक मिक्सचर के अंदर हमने इन दोनों को डाल दिया, अब हम इन्हें अलग करना चाहते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, ठीक है ना। इनके लिए जो एनर्जी चाहिए इंटर कन्वर्जन के लिए वो 100 किलो जूल से ज़्यादा होती है, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मली जो 14 से 17 किलो जूल इतनी एनर्जी आराम से अवेलेबल हो जाती है, बहुत आराम से काम हो जाते हैं हमारे सारे, जो कि इसके लिए चाहिए। तो ये वाले इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि इंटर कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम है, जबकि यहाँ पे इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटर कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो रूम टेम्परेचर पर उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये सारी बात आपको इन दोनों के बारे में पता होनी चाहिए। आगे हम लोग कन्फर्मेशनल को तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्फिगरेशनल, ठीक है ना। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों को आज की क्लास में मैंने क्या बताया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 2 फॉर्म्स के अंदर, मतलब 2 में क्लासीफाई किया है इसको, एक तो है आपका कन्फर्मेशनल और एक दूसरा है आपका कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। इन दोनों के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो अवेलेबल एनर्जी होती है उस बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड किया है, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशनल को आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।